कि मोनोपोली प्राइसिंग और डोमिनेंस प्राइसिंग है क्या और इनमें क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोनोपोली प्राइसिंग में क्या रहता है कि एक ही कंपनी रहती है जिसकी मार्केट में डोमिनेंट होती है, और वो मार्केट पे अपनी डोमिनेंस बनाए रखती है कि प्राइसिंग से या कुछ नए फीचर्स ला के, कुछ प्रोडक्ट्स को पेटेंट करके। कि मोनोपोली जो है वो क्वालिटी से बनती है या डिस्ट्रीब्यूशन से बनती है? देखिए, मोनोपोली की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्वालिटी आती है। आपने एक अच्छी क्वालिटी बना ली, 24 कैरेट का प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं दी, उसका यूज नहीं रहा, तो आपकी मोनोपोली नहीं बनेगी। प्रवीण सर, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, एक बार और अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अच्छा है। अभी तक सर हमने इतनी सारी बातें करी, हमने छोटे छोटे ब्रांड्स की बात करी, हमने बड़े ब्रांड्स की बात करी। पर जब बात आती है बड़े ब्रांड्स की तो दो वर्ड सुनने को मिलते हैं। एक है मोनोपोली, एक है डोमिनेंस। कि इस ब्रांड ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है या फिर ये ब्रांड मार्केट पर डोमिनेट कर रहा है। तो आज का पॉडकास्ट में थोड़ा यही समझते हैं कि मोनोपोली और डोमिनेंस है क्या। तो सबसे पहले सर प्लीज़ इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए कि मोनोपोली प्राइसिंग और डोमिनेंस प्राइसिंग है क्या और इनमें क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोनोपोली प्राइसिंग में क्या रहता है कि एक ही कंपनी रहती है जिसकी मार्केट में डोमिनेंट होती है, और वो मार्केट पे अपनी डोमिनेंस बनाए रखती है कि प्राइसिंग से या कुछ नए फीचर्स ला के, कुछ प्रोडक्ट्स को पेटेंट करके, कि और कंपनीज उसको पेटेंट करके और नए डिजाइन उस पर्टिकुलरली जो क्लास है उसमें प्रोडक्ट्स में नहीं ला सके। ओके। उसका बेनिफिट उसको ये होता है कि वो हाई प्राइसिंग लेती है। ओके। क्यों? वो पेटेंट, उसने एक डिजाइन पेटेंट करा लिया, आप उस पेटेंट को बना नहीं सकते ओके। कुछ टाइम के लिए, 10 साल 20 साल के जितनी भी उसको परमिशन उसने ली है, उस कैटेगरी में आप आ नहीं सकते। तो उस कैटेगरी में उसने एक निश प्रोडक्ट बनाया और उसने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। अब कस्टमर को उसने जब ब्रांडिंग करी और उसको डिमांड क्रिएट करी, उसके बाद जब कस्टमर आना शुरू होता है, अब वो प्राइसिंग से मोनोपोली करते हैं, प्राइसिंग अपने हिसाब से रखते हैं। फिर मार्केटिंग में वो लोग क्या करते हैं कि जो उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई है अबंडेंट नहीं रखते, अच्छा। हमेशा शॉर्ट बनाए रखते हैं। अच्छा। सर आज तो ये आपके डीलर पे गए, मुझे 6 पीस चाहिए इस प्रोडक्ट के। नहीं सर, अभी तो मेरे पास 3 ही है। अगले 3 पीस कब मिल पाएंगे? सब उसमें तो अब 1 महीना लग जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं सर, आप मेरे पास बुकिंग करा दीजिए कुछ 10 या 20% दे के। मैं उसको थोड़ा कंपनी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको करे। वहाँ पे कस्टमर बाउंड हो जाता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उन्होंने डिमांड क्रिएट करी कंपनी ने, अब आपको चाहिए ही चाहिए, प्रोडक्ट की नीड हो गई आपकी। आप वहाँ 20-25% दे के अब बाउंड हो जाते हैं। फिर अब जब मार्केट में जाएंगे, बाई चांस आपको कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल जाता है, आप वो लेने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? जो 25% आपने दिया है वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये कंपनी की मोनोपोली हो जाती है। तो बेसिकली इसमें कंपनी होती हैं, अपना पेटेंट करती हैं प्रोडक्ट्स को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस क्लॉज में कि दूसरा कोई प्रोडक्ट ला ना सके, और वो प्राइसिंग के साथ वो प्ले करती है, और स्टॉक्स को हमेशा वो एक लिमिटेड बनाए रखती हैं, अवेलेबिलिटी बनाए रखती हैं। मार्केट में होगा, मिलेगा आपको, बट आप जितनी क्वांटिटी आप चाहेंगे आप उतनी क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे। नहीं तो एफएमसीजी में क्या है, आप किसी शॉप पे गए, मुझे इस पे की 2 दर्जन चाहिए, हाँ सब मिलेगा। अच्छा कार्टन मिलेगा? हाँ सब मेरे पास 12 दर्जन का कार्टन है। यहाँ वो डिफरेंस क्रिएट करके रखती है। आपको 2 दर्जन पे ही लेके रखेंगे, वो 12 दर्जन आने ही नहीं देंगे। ओके। मार्केट में वो जब सप्लाई करेंगे तो 2 दर्जन से ज़्यादा सप्लाई ही नहीं करेंगे। बोलेंगे कि इनका वॉल्यूम कैसे काम करेगा और प्राइसिंग कैसे काम करेगी। जब वो हाई प्राइसिंग ले रहे हैं, वॉल्यूम कम ले रहे हैं, तो प्राइसिंग से अपना नेटवर्क कंप्लीट करेंगे इनकम को। ओके। और वॉल्यूम पे काम नहीं कर रही कंपनी, वो डिजाइन पे काम कर रही है, पर्टिकुलरली उस पर कैटेगरी पे काम कर रही है। अब इस तरह से आगे आपने डोमिनेंस की बात करी। अब डोमिनेंस में एक कंपनी नहीं रहती, ओके। कंपनियां बहुत आती हैं। अच्छा। आप एफएमसीजी में लेंगे आप, तो एफएमसीजी में भी आपको बहुत कंपनी मिलेंगी, बट उसमें डोमिनेट कौन करता है? उस प्रोडक्ट में बेसिकली। अब एक जैसे आप मिल्क प्रोडक्ट्स में देख लीजिए, बटर में, अब बटर में एक कंपनी है, उसकी डोमिनेंस है मार्केट में, बट मोनोपोली उसकी भी नहीं है। अच्छा। डोमिनेंस है,
प्रोडक्ट को लीड करती है मार्केट को, बट मोनोपोली उसकी भी नहीं है। अगर किसी कंपनी कस्टमर को उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता तो उसके सब्स्टिट्यूट उस लेवल का स्टैंडर्ड जो कंपनी है उसको वो देख ले लेता है। सही बात है। वो 2 दिन देखता है, 4 दिन देखता है, उसकी मोनोपोली नहीं है, डोमिनेंस जरूर है। प्राइसिंग वो फॉलो लीड करती है मार्केट में। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट रखा मार्केट में अवेलेबल होगा तो सेकंड लेवल का जो प्रोडक्ट है वो नहीं जाएगा मार्केट में। कंपनी पहले उसी का प्रोडक्ट आके लेगी, कंपनी लेगी। अब नूडल्स में ही ले लीजिए, आपको मालूम है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। और भी नूडल्स आए हुए हैं मार्केट में, आपको मालूम है किसकी डोमिनेंस है। वो प्राइसिंग को भी वही लीड करती है कंपनी। और फूड प्रोडक्ट्स में अब टॉयलेटरीज में देखिए, आपको मालूम है किस कंपनी की ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी है, किस कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। प्राइसिंग को वो लीड करते हैं, उनको कुछ कंपनियां फॉलो करती हैं, पर वो भी कोई छोटी कंपनियां नहीं है। पर ये डोमिनेंस की बात करी तो डोमिनेंस में आपको मालूम है कि कॉस्मेटिक में कौन सी कंपनी है, तो ये डिफरेंस रह जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वहाँ पे मोनोपोली में वो प्राइस को लीड करते हैं, यहाँ पे जो डोमिनेंस में फॉलो करती हैं बड़ी कंपनी को, छोटी कंपनियाँ जो हैं। ओके, तो यानी कि हर मोनोपोली कंपनी जो है वो डोमिनेट तो करती है, पर हर डोमिनेटिंग कंपनी मोनोपोली नहीं हो सकती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके, तो आज के टाइम में कोई है ऐसी कंपनी जिसकी मोनोपोली हो? मेरी नज़र में नहीं है सर, अच्छा। मेरी नज़र में नहीं है। क्यों? आज ग्लोबली प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है, हम्म। आपको ग्लोबली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप सर्च करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपको अगर स्टेट लेवल पे नहीं मिलता, आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, नेशनल में देखते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, आपको प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से उसके नज़दीक का प्रोडक्ट मिल जाता है, उसकी मोनोपोली खत्म हो जाती है। डोमिनेंस जरूर है प्रोडक्ट की। आप अगर कोई आईफोन ही लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, अगर अब एक कंपनी का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे और प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है, आप इंटरनेशनली देखते हैं कि उस जगह पे इसके लेवल का ये फीचर्स वो दे रहा है और इतनी इतनी वो गारंटी या वारंटी वो दे रहा है और इस प्राइस पे दे रहा है, तो आप उसके लिए चले जाते हैं। ब्रांडिंग के लिए ज़रूरी नहीं आप जाएंगे, आपको हाँ उसकी उसकी मोनोपोली ख़त्म होगी कंपनी की। तो आज के वक्त में इतना ये कट थ्रोट कंपटीशन है कि इस समय आप डोमिनेंस कर सकते हैं, मोनोपोली नहीं है किसी कंपनी की मेरी नज़र में। हो आपकी नज़र में हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। तो सर, मोनोपोली जो क्रिएट होती है वो क्या कंपनी की वैल्यू से क्रिएट होती है, या जो जैसे वो परफॉर्म कर रही होती है, या फिर स्ट्रेटेजिकली मोनोपोली बनाई जाती है? सर दोनों ही चीज़ें चलती है। कंपनी स्ट्रैटेजी पे भी काम करती है। पहले कंपनी प्रोडक्ट को डेवलप करती है, उस लेवल का प्रोडक्ट लेके आती है और इसके पीछे मार्केट में वो पूरी रिसर्च करती है, कंपटीटर्स क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। उनकी जो R&D टीम है और जो अपना कस्टमर जो ओरिएंटेड टीम है, उसकी MIS टीम है, वो पूरी रेगुलरली सर्च करती रहती है। उसके वैसा वर्षा साथ साथ ये साइमल्टेनियसली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। एक लेवल फिर मार्केट में टेस्ट करते हैं। जब इनको लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल है और आज की डेट में हम इस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं और हम ये हमारी मोनोपोली होने जा रही है, तो उस समय जब आप मार्केट में जाएंगे, प्राइसिंग हाई रखेंगे, लीडिंग स्टोर्स पे देंगे। वो हर मार्केट में अगर 100 शॉप्स हैं तो 100 शॉप्स पे नहीं जाएंगे, वो 5 या 7 शॉप पे जाएंगे जो लीडिंग शॉप्स हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रोडक्ट देंगे, हाई प्राइसिंग रखेंगे, उसकी जो अपना डिस्प्ले करेंगे उसको और अच्छे ढंग से करेंगे, उसमें क्वालिटीज़ हैं, प्राइसिंग रखेंगे। जब वो एक लिमिटेड जगह पे मिलेगा तो लिमिटेड कस्टमर्स ही मिलेंगे। और फिर दूसरी बात क्या है कि कंपनी उसको ज़्यादा पुश नहीं करती ओके। मार्केट में, उसके पास स्टॉक्स बना हुआ है, सब कुछ है, उसकी स्ट्रेटेजी है। आज नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या है FMCG में, आपने 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन बेचना है, वो कहता है मैं 1 टन में बेचूंगा, मैं इसी में सब कुछ कमाऊंगा, इसके बाद फिर मैं इसको इसमें लाऊंगा, उसको वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो ये सब स्ट्रेटेजी है, ये मोनोपोली उसी से बनती है। हाँ, उसका प्रोडक्ट जरूर कम्पिटिटिव है, एट सबसे ऊपर है प्रोडक्ट, उसने डेवलपमेंट करी है, उसने रिसर्च करी है, उसका बेनिफिट ले रहा है वो, उसने उसको फिर स्ट्रेटेजी में उसने उसको पेटेंट कराया प्रोडक्ट को अपने को, तो दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट ला नहीं पा रही उस प्रोडक्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं सर। तो सर, अगर इसको एक लिस्ट के फॉर्म में हम रेडी करें, चेकलिस्ट बनाएं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी ब्रांड की मोनोपोली बनाते हैं? सबसे पहले तो कंपनी के ब्रांडिंग की जो बात करते हैं, उसके लिए कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं हाई क्लास होने चाहिए, एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की भी जो केमिकल्स हैं और दूसरे जो हैं वो कम से कम होने चाहिए, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स लोग करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स उसमें फीचर्स लोगों से अलग होने चाहिए, उसकी मार्केटिंग ही अलग होनी चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग रहती है,
जो और कंपनियों से रहती है। और कंपनियां क्या करती हैं, वो सिर्फ सामान बेचती है मार्केट में, वो ब्रांडिंग करने में इतना ध्यान नहीं देती। या मुझे दो ट्रक बेचने हैं, मुझे 4 ट्रक बेचने हैं, इतने भी लेके बेच दिया। जो बड़ी कंपनीज हैं वो ब्रांडिंग भी देखती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखती है, वो प्राइसिंग भी देखती है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखती है, और टाइमली वो प्रोडक्ट में इनोवेशन भी लाती रहती है, नया नया फीचर्स लाती रहती है कि कस्टमर्स की उनके साथ एक अट्रैक्शंस बनी रहे और कस्टमर्स को नया प्रोडक्ट मिलता रहे। ये सब चीज़ें उनको एक मोनोपोली कहें या डोमिनेंस कहें, उस तरफ वो लीड करती है। दूसरी चीज़ इसमें कंपनी ये देखती है कि कॉस्टिंग कम आए और उसमें जो उसकी अपना आउटकम है वो एक बेस्ट आए कंपनी और अदर प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तीसरी चीज़ फिर देखती है कि कस्टमर्स जो वो लेके जा रहा है उसको आफ्टर सेल सर्विस मिले और प्रॉपर मिले। ये नहीं कि उसने फ़ोन किया हम 24 से 36 घंटे के बीच में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं। जैसे ही उसने हाई क्लास प्रोडक्ट ख़रीदा आपसे, उस पर्टिकुलर कस्टमर ने प्रोडक्ट ख़रीदा, आपको कॉल किया, हो 24/7 आपकी वर्किंग है, आपने इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड किया, नेक्स्ट वर्किंग डे किया या विद इन एन आवर किया, तो उस कस्टमर को ही लगता है यार मैंने अगर इसमें इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना मैंने टाइम स्पेंड किया है, तो कंपनी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जब कंपनी रिस्पॉन्ड करती है तो सामने वाले को उसमें कॉन्फिडेंस बनता है, ट्रस्ट बनता है। जब ट्रस्ट बनता है तो वो उस पैसे को, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमेशा फिर तैयार हो जाता है। ओके, तो सर जो अभी तक आपने जितनी चीज़ एक्सप्लेन करी है उसी में से मैं पूछना चाहूँगा कि मोनोपोली जो है वो क्वालिटी से बनती है या डिस्ट्रीब्यूशन से बनती है? देखिए, मोनोपोली की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्वालिटी आती है, आपने एक अच्छी क्वालिटी बना ली, 24 कैरेट का प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसका यूज़ ही नहीं रहा सर, आपकी मोनोपोली नहीं बनेगी। मोनोपोली एक वर्ल्ड है, आप जिसको एक कह रहे हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कि मैक्सिमम कस्टमर मार्केट में आप ही का प्रोडक्ट मांगे, आप ही का ब्रांड मांगे। उसके लिए सबसे पहले आपकी जो है अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है, और कंपीटिटर्स के मुकाबले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, उसके बाद उसका डिस्प्ले ज़रूरी है मार्केट में, उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर अपनी हार्ड अर्न मनी आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, खरीद रहा है आपका प्रोडक्ट, तो वो सोच रहा है यार मुझे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट मुझे चाहिए, और उसको वो नहीं मिली और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर कस्टमर आपका निकल जाएगा। पहला आपका क्वालिटी आ गया, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तीसरा आपका आफ्टर सेल्स सर्विस आ गया। ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल के चलेंगी तो आपकी फिर ब्रांडिंग बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो सर जैसे आपने बोला है कि जो डोमिनेटिंग कंपनीज़ हैं वो अपने स्टॉक्स लिमिटेड रखती हैं और प्राइसिंग डिसाइड करती हैं, तो ये कंपनीज प्राइसिंग डिसाइड कैसे करती हैं फिर? सर ये मार्केट में सबसे पहले R&D करती है, कंपटीटर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओके। और लोग और कुछ और तक जाती है कंपनी मार्केट्स में, और लोग क्या करते हैं कि उनकी कंपनीज के बारे में नो हाउ लेना शुरू करते हैं। आप ऑनलाइन मिलता है कि ये कंपनी आ रही है, इस लाइन में आ रही है, इस तरह से बना रही है। फिर आज आप एक चीज़ और देखेंगे, आपको एक अच्छा सोर्स मिल जाता है। आजकल मैक्सिमम कंपनीज आउटसोर्सिंग करती हैं। अब जो जिससे आउटसोर्सिंग कर रही हैं, वो जो बनाने वाला है, जॉब वर्क करने वाला, वो 4 कंपनियों का काम कर रहा है। मेरी कंपनी का काम भी कर रहा है, आपकी कंपनी का काम भी कर रहा है, तो 2 कंपनी और का भी काम कर रहा है। चारों लोग वहाँ आ रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रोडक्ट को देख रहे हैं। हालांकि उसने NDA हमसे साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर उसने साइन किया हुआ है, बट इसके बावजूद भी जब मैं वहाँ विजिट किया और मैंने उसकी मार्केट में विजिट किया और उसके ऑफिस में, यह प्रोडक्ट किसका रखा हुआ है, उसमें मैंने पढ़ लिया, मैंने कर लिया, समहाउ मैंने वहाँ से डाटा लेने की कोशिश करी। वो आपकी अवेयरनेस है, आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे? मेरे को ये दिख रहा है कि वो सामने वाला की MIS इतना फास्ट है कि वो हर तरफ से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में, कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, और जो इस समय जो रेगुलर कंपनी सब वो क्या कर रही है, क्या बेच रही है मार्केट में। फिर उसमें से बेस्ट निकाल रहा है कि मेरे को क्या प्रोडक्ट लाना चाहिए मार्केट में, कि मैं इनसे एक अलग प्रोडक्ट लेके आऊँ। उससे वो अपना प्रोडक्ट लाता है, वो प्रोडक्ट ला के उसको पेटेंट करता है, पेटेंट करके फिर अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली क्रिएट करता है। उसके बाद जब वो करता है फिर प्राइसिंग डिसाइड करता है, क्योंकि वो देता है कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, वो कहता है मेरा प्रोडक्ट नेचुरल है, वो कहता है मेरा प्रोडक्ट भाई नॉर्मल है। तो जब उसने देखा कि ऑर्गेनिक आ गया, तो ऑर्गेनिक का सबसे ऊपर आ गया आज की डेट में। उसने उस जो फीचर को दिया, उसने उस फीचर को कैच किया। और आपको मालूम है कि नेचुरल प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन कितनी होगी, नेचुरली कम होगी,
जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसिंग अपने हाई जाएगी कंपनी को। तो सर जो डोमिनेंट कंपनीज है जिनको हम मार्केट लीडर्स भी बोलते हैं, तो जब वो प्राइस हाइक करती हैं तो क्या पीछे पीछे दूसरी कंपनियां भी वो फॉलो करती हैं? आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी कंपनीज भी इसको फॉलो करती हैं। एक तो बेसिकली क्या होती है कि जब दूसरी कंपनीज भी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं तो हो सकता है कि उस समय जो मार्जिन्स अर्न कर रही हैं प्रॉपर पूरा अर्न नहीं कर पा रही, या तो एट कॉस्ट बेच रही हैं या नियर टू बहुत लो मार्जिन पे सेल कर रही हैं। तो जब वो भी प्राइस बढ़ाती हैं तो उनका भी नेचुरली प्राइस एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बाई चांस अगर वो कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाती, जो छोटी कंपनियां हैं, तो फिर प्राइस वार शुरू हो जाती है। ओके। बड़ी कंपनी तो सस्टेन कर लेगी, वापस वो क्या करेगी, अगर डायरेक्ट प्राइस डाउन नहीं करती, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देगी, पैक साइज बढ़ा देगी, कहेगी 250 ग्राम एट द सेम प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम। आप 100 ग्राम दे रहे हैं, उसने उसको 250 ग्राम दे दिया आपके प्राइस में। प्राइस वार शुरू हो गई। जब प्राइस वार शुरू हो गई आपको, तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपका और मार्केट लेवल डाउन होता जाएगा। जब वो प्राइस वार बढ़ता है और बड़ी कंपनी जो है उसमें कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी देती है, तो छोटी कंपनी भी उसको फिर फॉलो करती है। वो क्या करती है कि मार्केट में वो भी प्राइस जो उन्हें नहीं बढ़ाया, वो मार्केट में अपने को बढ़ाने के लिए कस्टमर को फ्री देना शुरू कर देती है, एडिशनल प्रोडक्ट फ्री दे देती है उसके साथ में। उससे क्या होता है कि कस्टमर उसका वापस बना रहता है। आपने पैकेजिंग चेंज करी, 250 ग्राम तो अब करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपना एक इन्वॉल्वमेंट रहती है। पैकेजिंग की इन्वॉल्वमेंट रहती है, प्राइसिंग की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, हर चीज़ की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो कंपनी क्या करती है कि जो प्राइस वार्क में आ जाती है कंपनी, वो फिर उसके साथ एक दूसरा कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना शुरू कर देती है, ताकि कस्टमर को एडिशनल कॉस्ट ना लेके। उसकी जो पैकेजिंग बढ़ाई थी, बड़ा पैक किया था, कम पेज में बेचा, इसने उसी रेट में उसके नियर बाई प्राइस में एक नया प्रोडक्ट उसके साथ फ्री कर दिया। जब फ्री कर दिया तो कस्टमर फिर वापस आपके पास आता है। उसको लगता है यार वो इतने में दे रहा है, ये इतने में दे रहा है। एक चीज़ और देखिए, मार्केट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं लीटर्स में बिकते हैं, पर वो क्या होता है कि 800 ग्राम से लेके 910 ग्राम तक जाते हैं। उसी में कंपनियां 2-2, 5-5 रुपए ऊपर नीचे करके वार करते। कस्टमर को लगता है यार 900 ग्राम ये तो इतने रुपए का, 500 रुपए का मिल रहा है। वो नहीं देखती कि उसने 5 ग्राम प्रोडक्ट कम कर दिया है। दूसरी कंपनियां क्या करती हैं, अरे ये तो 550 का दे रहा है, 550 रुपये का दे रहा है। वो देखती नहीं कि वो महंगा प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी नहीं देखते। तो ये चीज़ें कंपनी जब कोई भी बड़ी कंपनी रेट बढ़ाती है, तो दूसरी उस कंपनी से उसको लीड करती हैं, फॉलो करती हैं, उनका मार्जिन बढ़ता है, उनका एक प्राइस वार में नहीं आती वो कंपनियाँ, और उनको मार्केट में फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी एक नॉर्मल बना रहता है। उनको भी एक लीड मिलती है कि बड़ी मार्केट की जो कंपनी होती है उसके पास ज़्यादा डाटा होता है, उसको अब आप अपने लिए डाटा बनाएंगे, करेंगे, सर्च करेंगे, आपको टाइम लगेगा। आप दूसरे की समझ से काम कर रहे हैं। उसने प्राइस बढ़ाया, क्यों बढ़ाया आपको मार्केट में पता है, बट आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप कोशिश नहीं करके उससे पहले आप प्राइस बढ़ाए, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सर इन सब प्राइस वॉर का, चलो ब्रांड का तो हमें समझ आता है, इन सब का कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। कस्टमर कभी कभी क्या होता है कि पजल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि एक कंपनी 500 रुपये का प्रोडक्ट दे रही है, दूसरी कंपनी वही 300 रुपये का प्रोडक्ट दे रही है। वहाँ उसको थोड़ा सा उसको मुश्किल होती है समझने के लिए। फिर वो क्या करता है, डिसाइड कैसे करता है, वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को देखता है, वो भी सेम है। फिर वो ये देख समझता है कि ये बड़ी कंपनी है, हो सकता है दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए दे रही है, सस्ता दे रही हैं। पर जब कंपनी की जिसकी फिर ब्रांडिंग होती है, जिसकी वैल्यू होती है मार्केट, फिर कंपनी वो उसका प्रोडक्ट लेके जाता है मार्केट से कस्टमर। नई कंपनी को वो इमीडिएट हाथ नहीं लगाता। तो सर एक हेल्दी कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है, ताकि ब्रांड्स भी आपस में सफ़र ना करे और एट द एंड कंज्यूमर जो सबसे ज़्यादा सफ़र होता है उनको भी कुछ ऐसा दिक्कत ना आए? आपने हेल्दी कंपटीशन की बात करी, उससे हमेशा कस्टमर को बेनिफिट होता है। नई नई टेक्निक्स आती है मार्केट में, उसको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, मार्केट में डेवलपमेंट होती रहती हैं। प्राइसिंग कम तो नहीं मैं कहूँगा, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिल होती,
क्योंकि अब एक, अब अगर ड्रिंक बेवरेज कंपनी में 2 कंपनीज हैं, एक ने बढ़ाया, दूसरे ने कम किया, दूसरे ने बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उस तरह से उसको कस्टमर को बेनिफिट रहता है हेल्दी कंपटीशन में। नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, नई वैरायटीज़ मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं, तो कस्टमर को तो इसमें बेनिफिट है सर, हेल्दी बेनिफिट में। फिर होता क्या है कि अब 2 कंपनीज में अगर आपको कंपटीशन हो रहा है, तो कस्टमर को बेनिफिट क्या है? प्राइस, क्वालिटी का बेनिफिट हो गया, प्राइस का बेनिफिट हो गया, अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जो अवेलेबिलिटी कंपनी एक बना रही थी, कम कर रही थी, करके रखी थी, वो भी मार्केट में फिर और स्टॉक्स देना शुरू करती है। जब और स्टॉक्स देना शुरू करती है तो दोनों की सेल्स बढ़ती है। अब यहाँ पे फिर वर्किंग आ जाती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट दोनों के अच्छे हैं, प्रोडक्ट दोनों कंपनी के बराबर है, किसी का कोई कम प्रोडक्ट नहीं है, पर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, वो कंपनी लीड कर जाती है मार्केट में। दूसरी कंपनी अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट और सेम प्राइस देते हुए भी वो लीड नहीं कर पाती। तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को उसके बारे में बताना, जानकारी देना। तो सर एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम लोग सब जानते हैं कि ऑलरेडी जब सारे ब्रांड्स अच्छे से चल रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रखे हैं, तो वो ब्रांड आता है अपना एक प्रोडक्ट लेके जिसको बहुत लो प्राइसिंग में लॉन्च करता है, और धीरे धीरे करते करते उसका ब्रांड सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है उन सब के बीच में। तो क्या लो प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करना या अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो रखना लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी अच्छी मानी जाती है? नहीं सर, एज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस आप उसको कम रख सकते हैं, लो प्राइस रख सकते हैं, पर लंबे टाइम में लो प्राइस नहीं रख सकते। हाँ, क्योंकि बाद में तो हमने सबने देखा है कि उसके प्राइस इंक्रीज होते होते आज डबल से ज़्यादा दे रहे डबल हैं। से क्यों नहीं रख सकते आप? सबसे बड़ी बात क्या है कि इनिशियली वो एक बजट लेके चलता है कि 1 साल तक या 2 साल तक प्रोडक्ट में मैं मार्जिन अर्न नहीं करूँगा, कंपनी सोचती है। क्योंकि जब वो फोकस करती है किसी प्रोडक्ट पे, तो वो सोच हर तरफ से सोचती है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ाएंगे, मार्केटिंग अवेयरनेस करेंगे, एडवर्टीजिंग करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेंगे, बट हम इसमें प्रोडक्ट में मार्जिन अर्न नहीं करेंगे। हम अपनी मार्केट में स्टेबिलिटी बनाएंगे, हम अपनी मार्केट में पकड़ बनाएंगे। जब कस्टमर को देखते हैं कि इस लेवल पे आ चुका है, कस्टमर अब रेगुलरली आ रहा है उसकी लिस्ट प्राइस में, और जो घर से लिस्ट बन के आ रही है उसमें नाम आ रहा है रेगुलरली, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो प्राइस इंक्रीज करना शुरू करते हैं। कस्टमर उस लेवल पे आ चुका होता है कि उस प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको उसका टेस्ट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसकी एक डेली नीड बन चुकी होती है। तो कस्टमर उसको छोड़ता नहीं है जब तक कोई नई कंपनी मार्केट में और ना आ जाए उस लेवल की लेके। तो लॉन्ग टाइम तक कोई भी कंपनी प्राइस नहीं करती, कंपनी रखती भी नहीं, रखना भी नहीं चाहिए। फिर सामने नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि कस्टमर सोचेगा यार ये तो हल्का प्रोडक्ट है, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी छोड़ा, इतना सस्ता प्रोडक्ट क्यों दे रही है। शायद हो सकता है इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना हो, मीडियम क्वालिटी का हो या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो ये सब चीज़ें हैं सर। ओके, तो सर प्रीमियम प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्रीमियम प्राइसिंग में और मोनोपोली प्राइसिंग में इनमें क्या डिफरेंस है? प्रीमियम प्राइसिंग में कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी से निकाल पर रखती हैं कि कस्टमर्स वो कुछ एक लेवल को टारगेट करती है। जैसे आप रोलेक्स की घड़ियाँ बोलिए, एप्पल के आईफोन्स बोलिए, वो नॉर्मल कस्टमर्स को टारगेट ही नहीं करती। वो प्रोडक्ट ही उन लोगों के लिए बनाती हैं और इतना प्राइस रखती हैं कि सामने वाले के लिए एक वो ब्रांड एक स्टैंडर्ड बन जाता है कस्टमर के लिए। मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास रोलेक्स की वॉच है, तो प्रोडक्ट भी अच्छा होता है नो डाउट, बट वो प्रोडक्ट को इतना प्रीमियम प्राइस रखती है कि और आदमी खरीदे ही नहीं, कंपटीशन को कम करती हैं। अब आपको रोलेक्स की वॉच आपको मालूम है कितने की, और अब आईफोन कितना, वो फिर जो उसमें जो टेक्निक्स भी लाती है वो भी फिर वो डे टू डे चेंज करती रहती है, कि उसको अपडेट करती रहती है कि जिससे सामने वाला आप ही का प्रोडक्ट खरीदता है। अब मोनोपोली प्राइसिंग में होता क्या है कि कंपनी अपने हिसाब से प्राइस उसको रखती है, अपना डिसाइड करती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो ट्रेडमार्क कर लेती है, उस प्रोडक्ट को पेटेंट कर लेती है, उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर कुछ क्लास के लिए ही बनाती है, और लिमिटेड ही इस जगह पे अवेलेबल करवाती है जहाँ पे वो समझती है। बाकी जगह पे वो अगर कोई कस्टमर मांगता भी है, डिस्ट्रीब्यूटर मांगता भी, तो मना कर देते कि हम इस ये मार्केट हम कवर नहीं कर रहे। हम्म। उसको फिर लगता है कि अगर मेरे को प्रोडक्ट लेना है तो वो वहाँ जाके परचेज करेगा, और स्पेशली वो जाके परचेज करने के लिए मार्केट में जाएगा उसको लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें रहती है सर ये। ओके, तो सर क्या कोई स्टार्टअप कंपनी भी जो नई नई मार्केट में आई है
वो भी अपनी किसी स्पेसिफिक निश में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है? सर इनिशियली मोनोपोली नहीं कर सकती, डोमिनेंस कर सकती है। अच्छा। कैसे कर सकती है? वो आने से पहले मार्केट में रिसर्च करके आई है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, लीडिंग कंपनीज क्या कर रही हैं, रेगुलर कंपनीज क्या कर रही हैं, मीडियम जो क्लास कंपनीज क्या कर रही हैं। उसको रिसर्च करने के बाद ही वो मार्केट में आ पाई है। उसको पता है कि अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, इतने इतने बड़े जब लीडर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ और फाइनेंशियल जो एबंडेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, compete करने जा रहा हूँ मार्केट में, तो उससे पहले उस मार्केट में रिसर्च कर चुका है कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, जो लीडिंग कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, और लीडिंग कंपनीज के साथ साथ जो नॉर्मल जो उनके मीडियम कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, और जो लोकल लेवल की कंपनीज है वो क्या बेच रही हैं। फिर वो डिसाइड करेगा कि मैं किस लेवल किस मार्केट में जाऊं। दूसरी की अच्छा दूसरी बात एक और इसमें यहाँ आती है। अब कोई नया स्टार्टअप की बात करी, मेरा सोचना ये है कि नई स्टार्टअप अगर वो मेट्रोज में जाता है या नेशनल मार्केट्स में कहीं जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स में उसको मार्केटिंग एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, उसको फाइनेंशियल लॉस भी ज़्यादा होगा। लॉस कैसे ज़्यादा होगा? उसको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, ज़्यादा स्कीम्स देनी पड़ेंगी और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। उसको ये देखना चाहिए कि कौन सी मार्केट अनटैप्ड है अभी तक, जहाँ ये बड़ी कंपनीज या जो रेगुलर कंपनीज नहीं पहुँच पाई हैं, वहाँ से वो स्टार्ट करे। जब वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा तो हल्के हल्के इसका ब्रांड एक पकड़ बनाएगा मार्केट में, उस स्टेट में पकड़ बनाएगा। उसके बाद फिर उसको मार्केट में और जगह लेके जाएगा। उससे उसको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, यार मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट क्रिएट करी है, मेरे प्रोडक्ट में एक वैल्यू है, दम है, क्वालिटी है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वहाँ पे जब दूसरी कंपनीज आना शुरू होंगी तो वहाँ ऑलरेडी ये पहले हो, हम्म। तो यहाँ उसको एक नई चीज़ जरूर करनी चाहिए कि वो अनटैप्ड मार्केट है वहाँ जाए, इंस्टेड कि जो ऑलरेडी फ्लडेड मार्केट्स हैं बड़ी कंपनीज के थ्रू, कट थ्रोट कंपटीशन है, 1+1 1+2 फ्री जा रहा है, और वहाँ वो compete करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वो पूरी तरह सर्वाइव भी ना कर पाए वहाँ पे। तो सर कई ब्रांड्स हमने ऐसे देखे हैं जो नई निश में आने के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं। तो क्या ये डोमिनेंस का एक बेटर तरीका है? नहीं सर, इस पे तरीका आप कह सकते हैं डोमिनेंस का एक तरीका है, बेटर तो नहीं मैं कहता। क्योंकि होता क्या है कि कुछ टाइम पहले जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, तो कुछ कंपनीज ने लोकल इंडियन कंपनीज को एक्वायर करके उसको मर्जर कर लिया। वो आप देखेंगे डेजर्ट्स कंपनी में भी देखेंगे, आइसक्रीम में देखेंगे आप, फिर आप बेवरेज में देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट्स है फिर जब लोगों को एक मन में उस समय एक डर भी आ गया कि क्या हम एमएनसी से compete कर पाएंगे, हम्म। इतनी बड़ी कंपनीज आ रही है, इतने फंड्स लेके आ रही है, क्योंकि वो तो डॉलर में स्पेंड करती हैं, जी। हम रुपए में स्पेंड करते हैं। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक फोर्स ही करा, यार ये हमने प्रोडक्ट इस तरह बना लिया है, हो सकता है आने वाले टाइम हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएँ। उन्होंने उस प्रोडक्ट फिर उनको बेच दिया, उन्होंने कंपनी ने वो उसको खरीद लिया, या फिर कुछ ने उसके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने डील कर ली कि हम 49-50 या 51 जिस पे रेशो पे हम आपके साथ मर्जर करते हैं। तो ये चीज़ हुआ, उससे उनको मर्जर से उनको बेनिफिट हुआ कि वो सस्टेन भी कर गए मार्केट में, वो मार्केट में बने रहे। पर जिन्होंने बिल्कुल ही प्रोडक्ट अपना ब्रांड ही सेल कर दिया, वो मार्केट से आउट हो गए। वहाँ कंपनी की मोनोपोली हो गई, जब उन्होंने ब्रांड कंपनी को ही ख़त्म कर दिया, ब्रांड परचेज कर लिया। जब ब्रांड आप ही के पास 4 ब्रांड आ गए, आप ही को फिर मार्केट में ब्रांड बिक रहे हैं ना सर, और तो कोई ब्रांड बेच नहीं रहा। मर्जर में आपके साथ हुआ कि आपको बेनिफिट ये मिल गया, हाँ मेरे पास फंड्स नहीं थे, मेरे पास थोड़ी टेक्निकल नो हाउ नहीं था, मुझे वो मिल गया। हाँ उसमें आपकी डोमिनेंस कम हो गई कि अब कोई भी डिसीजन करेंगे अब उनका भी डिसीजन माना जाएगा, आप उनको ध्यान में रख के कर सकते हैं। आपने देखा ही है कितनी अपना ऑटोमोटिव कंपनीज हुई हैं, रेफरेंस सी कंपनीज आई हैं जिनके आपस में मर्जर्स हुए हैं। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आजकल तो कोई किसी ब्रांड का मोनोपोली नहीं है मेरे नज़र में, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग के आने से या फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बनने से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनने से मोनोपोली बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है कि अब पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ब्रांड के लिए मोनोपोली क्रिएट करना? आपने बात करी मोनोपोली की, मैं कहता हूँ मोनोपोली की बात क्यों करते हैं, 1 मिनट के लिए आप क्यों नहीं मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट लाते, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीज करते, कस्टमर के लेवल अब जो अपना सेगमेंट है उसको इंक्रीज करिए, आप कस्टमर को सर्विस दीजिए, आप कस्टमर्स के घर तक जाके पहुँचिए ना सर। क्यों आप उसको आप एक प्रोडक्ट को लिमिटेड रखना चाहते हैं स्ट्रेटजी बना के?
आप वो प्रोडक्ट लेके आइए, अच्छा प्रोडक्ट लेके आइए, ऑप्टिमम प्राइस लेके आइए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करिए, सर्विस अच्छी दीजिए मार्केट में। कस्टमर आपका बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। आपको फिर मोनोपोली की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी सर मार्केट में। आपकी ऑटोमेटिकली मोनोपोली वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि 90% कस्टमर तो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे। तो 10% के लिए आप क्यों इतना सोचते हैं कि 100% ही मेरा प्रोडक्ट बिके, और वो आप 100% कर नहीं पाएंगे कि आप ही का प्रोडक्ट बिके। आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन है सारा, आज हर प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है। एक टाइम था हमारे यहाँ पे जो अपना 4 व्हीलर थी कम मिलती थी, 2 व्हीलर्स नहीं मिलते, लिमिटेड नंबर ब्रांड से। आज तो आप जेब में पैसा लेके जाइए, आपको हर चीज़ मिलेगी। आपके पास नहीं है, दूसरे ब्रांड पे चला जाएगा, दूसरे नहीं तीसरे ब्रांड पे चला जाएगा। वो सामने वाला उसको तो किसी को इंश्योरेंस फ्री दे देगा, किसी को सर्विस फ्री दे देगा, किसी को खुद फ्री दे देगा, उसी प्राइस पे लेकर दे देगा। तो आप कस्टमर को अच्छा प्राइस दीजिए, कस्टमर को सर्विस दीजिए, कस्टमर को उसकी रीच तक पहुँचिए। अब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल है, उनके थ्रू बढ़ाइए डिस्ट्रीब्यूशन को। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मोनोपोली की। जितना आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जितनी अपनी प्राइसिंग प्रॉपर ऑप्टिमम करते जाएंगे, जितने आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, आप कस्टमर के घर तक पहुंच जाएंगे, तो नेचुरली आपकी डोमिनेंस हो जाएगी, आपकी मोनोपोली हो जाएगी। तो सर अगर मैं एक ब्रांड हूँ, मैं कभी छोटा ब्रांड हूँ, मार्केट में कोई डोमिनेंट ब्रांड आ गया, तो उस टाइम पे मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं अपने ब्रांड को सर्वाइव करा पाऊँ? सर उस समय आपने स्ट्रेटेजी की बात करी कि क्या करना चाहिए। इंस्टेड कि उसके साथ कम्पीट करने की जगह आपको जो आपकी कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, प्राइस ऑप्टिमम रखना चाहिए। तीसरी चीज़, आप मेन जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाइए। डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ जहाँ आपकी वीकनेसेस हैं आप उसको इम्प्रूव करिए। आपका प्रोडक्ट हर मार्केट में हर शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूशन, अब जब मैंने पहले भी बोला था पिछले पॉडकास्ट में, जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दुकान तक दे दिया, वहाँ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। आप डिस्प्ले दीजिए, प्रॉपर डिस्प्ले दीजिए, कस्टमर्स के लिए वहाँ इंटरेक्शन करिए। हर शॉप पे, एक मार्केट में अगर 10 शॉप्स हैं तो 3 से 4 दिन एक एक शॉप पे लगाइए। जो वहाँ कस्टमर्स आते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, ये हमारा ये प्रोडक्ट है। जितना आप कस्टमर से पर्सनली मिलेंगे, कस्टमर्स का एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि कंपनी वाला डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। और बाई चांस अगर उनकी कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक है, उसको आप वेलकम करें, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करें कि साहब हमने तो इतने पीस बेच दिए, किसी का कंप्लेंट तो आई नहीं, आप ही की कंप्लेंट आई है, पहली कंप्लेंट आई है। कस्टमर की पहली कंप्लेंट है या दूसरी कंप्लेंट है, आप उसको हंस के पहले प्रोडक्ट वाप इमीडिएट दीजिए, सर ये आपका प्रोडक्ट है। वो कस्टमर हमेशा, जिसको आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, उसकी कंप्लेंट को सुन रहे हैं, वो कस्टमर वैसे ही आपके लिए हमेशा के लिए बन जाएगा। नहीं यार मैंने वो कस्टमर ली थी, वो कस्टमर मेरी बात सुनता है। आप कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करिए, आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करिए, आप लोकल लोगों से मिलिए जितना आप मिल सकते हैं। आप ये नहीं सोचो कि यार मुझे वो 10 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है तो मुझे 8 रुपये का बेचना है या 9 रुपये का बेचना है। आप जितना बेचना है बेचिए, आप कस्टमर्स को स्कीम्स दे दीजिए, आप कस्टमर्स की पुल बढ़ाइए मार्केट में। कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाइड करेंगे, कस्टमर को जितना आप सर्विस करेंगे, वो वापस रिटेलर पे आएगा, रिटेलर वापस डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पे जाएगा। तो ये चेन इस तरह से आपकी काम करेगी। तो आप ये मत सोचो कि बड़ी कंपनी कोई आ गई है, हाँ आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, करने चाहिए। वो पहले भी करने चाहिए थे, जो आप नहीं कर रहे थे आज भी आपको करने चाहिए एफर्ट्स। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो मेरी तरफ से तो कोई बड़ी कंपनी आ जाए तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप उस पर ध्यान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से एक इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप हमारे बाकी पॉडकास्ट की तरह ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं भी उम्मीद करता हूँ सर लोगों को अच्छा लगेगा, पूछेंगे, बात करेंगे, और जिनको जो ज़रूरत हो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। एग्जैक्टली अगर आपको भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, वेबसाइट दी गई है, आप क्वेरी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि कोई भी आपके जो भी क्वेश्चंस हो, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई करने की, आपसे कनेक्ट होने की। थैंक यू सो मच।